क्लास 9th साइंस में चैप्टर 11 में ऊर्जा संरक्षण का नियम हम पढ़ते हैं और ऊर्जा संरक्षण का ये नियम फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना चाहिए कि क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम, और इस पर कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी हम देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है कि एक बैटरी बल्ब को जलाती है और इस प्रक्रम में कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं, मतलब ऊर्जा का जो रूप बदलता है वो किस किस तरीके से बदलता है जब एक बैटरी बल्ब को जलाती है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है एनसीईआरटी का। तो हमें ये देखना है कि जो बैटरी है, तो हमें पता है कि बैटरी के माइनस से जो है बल्ब का एक सिरा और बल्ब का दूसरा सिरा बैटरी के प्लस से जोड़ते हैं तो ये बल्ब हमारा जलता है। तो वो प्रश्न ये हो रहा है कि इस प्रक्रम में कौन कौन सी ऊर्जा आ रही है या ऊर्जा का रूपांतरण किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट यहाँ से करना चाहिए। बैटरी है मतलब इसके अंदर केमिकल है, तो हमें पता है कि ये जो केमिकल है इसमें बैटरी के अंदर जो है वो केमिकल एनर्जी होती है ना, रासायनिक ऊर्जा होती है। और रासायनिक ऊर्जा होती है और फिर बैटरी के धन और ऋण सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है, उस विभवांतर के कारण क्या होता है, विद्युत ऊर्जा मतलब विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो एक हो गया रासायनिक ऊर्जा, एक हो गया विद्युत ऊर्जा। अगर हम ट्रेडिशनल बल्ब की बात करें तो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि उसका फिलामेंट क्या होता है, गर्म होता है और फिर बल्ब प्रकाश देने लगता है। तो इस तरीके से हमें जो ऊर्जा मुख्य रूप से यहाँ दिखाई दे रही है कन्वर्ट होती हुई, वो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में और उसके बाद विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा के रूप में होती है। तो जब बैटरी को बल्ब से जोड़ते हैं तो क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है और बल्ब के जलने के दौरान क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में उसका रूपांतरण होता है। तो इस तरीके से हम रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा, इस प्रकार से हम बैटरी जब जलती है, बैटरी जब बल्ब को जलाती है तो इस प्रक्रम में इस प्रकार से ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ये हमें बताना चाहिए। तो अब बात यह है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। बिल्कुल लग रहा है कि ये ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ है, मतलब ये क्या हुआ है, ऊर्जा का रूपांतरण हुआ है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली है, पर ऊर्जा का कोई नुकसान यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब जो हम ये कहें कि कन्वर्ट हुई है ना, केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है कि ऊर्जा केवल एक रूप से ऊर्जा को दूसरे रूप में बदला जा सकता है। मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा को आप न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो बहुत आसान है ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, उसको न नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा के रूप बदलने के दौरान क्या होगा कि जो रूप बदलने के पहले की जो ऊर्जा होगी वो रूप बदलने के बाद की कुल ऊर्जा के बराबर होगी। मतलब हमेशा क्या होगा कि कुल ऊर्जा जो है हमेशा अचर या कांस्टेंट रहेगी। जितनी एनर्जी एक रूप में है उतनी एनर्जी दूसरे रूप में, मतलब जब वो अपना रूप बदलेगी तो दूसरे रूपों में भी उतनी ही एनर्जी रहेगी। मतलब कुल ऊर्जा हमेशा क्या रहेगी, अचर या कांस्टेंट रहेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और प्रकृति में ऊर्जा कई रूपों में होती है, बहुत सारी तो हमने यहीं देख ली है, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा आदि। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा हम जानते हैं, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। ये हम पहले विस्तार से पढ़ चुके हैं, अभी भी इस पर बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम को लेकर। गतिज ऊर्जा में क्या होता है, जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो उसकी गति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। और इन दोनों ऊर्जाओं का जो योग होता है उसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है स्थितिज ऊर्जा और ये काइनेटिक एनर्जी है गतिज ऊर्जा, और इनका जो योग होता है वो होता है मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा। तो आइए कुछ रीजनिंग से आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। मतलब कोई पिंड है जो यहाँ से यहाँ गिर रहा है, यहाँ से यहाँ गिर रहा है, यहाँ से यहाँ गिर रहा है,
तो वो बता रहे हैं कि उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, डेफिनेटली कम होती जाएगी, है ना। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि h लगातार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ऊंचाई लगातार कम होती जाएगी। याद रखिएगा कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो किसी जो वस्तु होती है उसकी स्थिति विशेष जो होती है, जैसे वो यहाँ है, पृथ्वी तल से अगर इतनी ऊंची है तो उसकी गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ है तो यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ है तो इन दोनों जगह से ज़्यादा है, तीनों जगह से ज़्यादा है। तो ये जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उतना ही कार्य करेंगे, है ना। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के जो विरुद्ध है वो आप कार्य करेंगे तो वो कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा उतनी ही क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो अगर वो नीचे गिरती है तो हमें पता है फिर वो जब नीचे गिरेगी तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा अगर लगातार कम हो रही है तो ऊर्जा संरक्षण का नियम तो कहता है कि ऊर्जा को न नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न। तो फिर क्या है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन है। ये कारण हमें बताना है। अब देखिए यहाँ डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा कि ये मुक्त रूप से इसको गिरना है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि ए पर अगर हम बात करें तो यहाँ h ऊंचाई है, m मान लीजिए इसका द्रव्यमान है ना, और g गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहाँ h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, mgh। ये आप याद रख लीजिएगा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, हम इसका डेरिवेशन भी कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। तो इस पॉइंट ए के ऊपर गतिज ऊर्जा 0 क्यों लिखी है? उसका कारण ये है कि ये वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, अब यहाँ से गिरेगी तो इसका वेग 0 है, तो v 0 होने के कारण गतिज ऊर्जा क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो हाफ m इंटू 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया। तो यह स्थितिज ऊर्जा mgh है, गतिज ऊर्जा 0 और यांत्रिक ऊर्जा मतलब इन दोनों का जो योग है 0 प्लस mgh या mgh प्लस 0 क्या है, mgh है। अब हमें देखना है कि जब ये गिरती है तो गिरने के दौरान जो है ये स्थितिज ऊर्जा तो लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। डेफिनेटली हम देख ही रहे हैं, क्योंकि उससे यहाँ आएगी तो कम और कम होगी, यहाँ आएगी तो और कम होगी, यहाँ तो 0 ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे h 0 हो जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। तो क्या ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन है, बताना है। तो चलिए यहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ से देखिए आप कैसे होता होगा। देखिए यहाँ से यहाँ आ गए, फिर यहाँ से यहाँ आए, देखिए लगातार नीचे आ रही है, और डेफिनेटली लगातार नीचे आने की प्रक्रिया के दौरान क्या हो रहा होगा, ये देखिए नीचे आ गई, मतलब बिल्कुल यहाँ आ गई। तो यहाँ जब ये आ गई तो आपने जो ऑब्जर्वेशन लिए वो देखिए, जैसे जैसे नीचे आती गई स्थितिज ऊर्जा क्या होती गई, घटती गई, क्योंकि ऊंचाई लगातार क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, ठीक है। और गतिज ऊर्जा क्या होती गई, बढ़ती गई, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएंगे वेलोसिटी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। तो गतिज ऊर्जा आपकी लगातार क्या होती गई, बढ़ती गई। तो स्थितिज ऊर्जा घटती गई, गतिज ऊर्जा बढ़ती गई, ठीक है। अब जब एकदम यहाँ नीचे आ गए तो यहाँ देखिए h 0 हो गया है, तो mgh, h की जगह 0 जैसे रखेंगे स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, mg गुणित 0 बराबर 0 हो गई। और जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती बढ़ती बढ़ते बढ़ते यहाँ आने पर कितनी हो जाएगी, इसको देखते हैं। तो गतिज ऊर्जा यहाँ आने पर हो जाएगी mgh, है ना, मतलब ये वेग इस जगह आकर सर्वाधिक हो जाएगा, और गतिज ऊर्जा हो जाएगी आपकी mgh, ये गतिज ऊर्जा का मान हो जाएगा। अब इन दोनों का फिर योग देख लीजिए आप, तो इन दोनों का योग वापस यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगा, और वो कितनी हो गई, mgh। तो ये तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल ही है कि स्वतंत्रतापूर्वक अगर कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा नहीं आती। हाँ, ये जरूर हो रहा है कि स्थितिज ऊर्जा लगातार घटती जा रही है और गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही है, पर गति के प्रत्येक बिंदु के ऊपर ऐसा होगा, आप यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा mgh होगा, मतलब यांत्रिक ऊर्जा के योग के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जितनी जितनी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी उतनी उतनी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और मार्ग के सभी बिंदुओं पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग, मतलब कुल मिला के जो यांत्रिक ऊर्जा है वो नियत रहेगी, उसका नाम मान हमेशा mgh रहेगा, 0 प्लस mgh या mgh 0 प्लस mgh। देखिए ये mgh प्लस 0 इज इक्वल टू mgh, 0 प्लस mgh इज इक्वल टू mgh, है ना। तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। यहाँ हमने वायु के प्रतिरोध को क्या ले लिया है, नगण्य ले लिया है। तो हमने ये अध्ययन किया कि ये बात सही है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, परंतु साथ साथ उसी वक्त
उसी वक्त गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ती जाती है। और सबसे बड़ी बात यह कि जितनी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है उतनी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। और इस ये जो नीचे गिरती हुई जो वस्तु है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग मतलब यांत्रिक ऊर्जा जो है वो कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी। और ये बात क्या है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के क्या है, अनुकूल है। चलिए और कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब देखिए यहां एक बात देखते हैं। 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है और उसको धरती से आपने उठाया, ऐसे ऊपर ले गए आप 5 मीटर तक की ऊंचाई तक, ऐसे ले गए आप ऊपर 5 मीटर। अब आपको उठाना ही पड़ा होगा 5 मीटर की ऊंचाई तक। तो डेफिनेटली जब आपने उसको 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया है तो आपने क्या किया है, उठाने पर उसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा को बढ़ा दिया है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से देखिए अभी इसको उठाने में जो किया गया कार्य है ना, वो स्थिति ऊर्जा के रूप में आएगा। तो स्थिति ऊर्जा कितनी है, तो स्थिति ऊर्जा तो हम जानते हैं कि अगर h ऊंचाई तक उठाया और m द्रव्यमान का पिंड है तो स्थिति ऊर्जा हो जाएगी mgh। स्थिति ऊर्जा का फार्मूला क्या है, mgh। गतिज ऊर्जा का क्या है, हाफ mv², फिक्स है। तो स्थिति ऊर्जा क्या हो गई बोलिए, mgh हुई, m कितना है 40 किलोग्राम, h कितना है 5 मीटर। स्थिति ऊर्जा निकालना है, एक बहुत आसानी से निकल जाएगी। 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थिति ऊर्जा मतलब इस जगह स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, mgh लगा दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 40, m की जगह g की जगह 10 मीटर पर सेकंड दिया है, अगर 9.8 दे तो 9.8 लिखिएगा। ठीक है, और गुणित 5 तो कितना हो गया है, ये हो गया 5 मीटर की ऊंचाई पर जो आपकी स्थिति ऊर्जा है वो 2000 जूल हो गई। अब इस पिंड को वापस आप कह रहे हैं कि मुक्त रूप से गिरने दिया जाए, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो पिंड जब आधे रास्ते में आता है मतलब लगभग यहाँ आ जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। आधे रास्ते पर आ जाए मतलब वो क्या है कि हम एक बात को यहाँ थोड़ा सा देख लें कि 5 मीटर की ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा कितनी है, क्योंकि गतिज ऊर्जा पूछ रहा है आधे रास्ते में। तो पहले यहाँ मालूम कर ले 5 मीटर की ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा कितनी है। तो यहाँ तो वो स्थिर है भाई, यहाँ से तो गिरना है उसको, तो यहाँ वो स्थिर है तो वेग उसका 0 है, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 0 होगी। ये हमें पता है, इस जगह तो गतिज ऊर्जा क्या होना है, 0। स्थिति ऊर्जा mgh जो 2000 जूल है, गतिज ऊर्जा 0। तो इस 5 मीटर की ऊंचाई पर यांत्रिक ऊर्जा कितनी है, मतलब स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग कितना है, 2000 + 0 बराबर 2000 जूल। मतलब यहाँ पर ये कितना है, 2000 जूल मतलब यांत्रिक ऊर्जा है। ठीक है, अब इसको गिराएं और गिराएंगे और देखेंगे कि ठीक आधे रास्ते पर क्या होता है। देखिए ये आपने गिराया तो आधा रास्ता मतलब 2.5 मीटर पर देखना आपने, 2.5 मीटर पर ये गिराया तो ये यहाँ आई, तो इधर भी 2.5 मीटर है, इधर भी 2.5 मीटर है। ठीक है, तो अब आप देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो आपने अगर पिंड को मुक्त रूप से गिरने दे तो आधे रास्ते पर मतलब यहाँ आ गए अपन भाई, यहाँ से यहाँ तक पूरा रास्ता है, ये आधा रास्ता मतलब ये 5 मीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 2.5 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 2.5 मीटर। तो आधे रास्ते पर क्या करना आप कि आप ऐसे ही निकालना, 5 मीटर की ऊंचाई पर जैसे आपने स्थिति ऊर्जा निकाली थी ना, वैसे ही आप 2.5 मीटर की ऊंचाई पर निकालना। तो 5 की जगह 2.5 लिख देना और सेम तरीके से हल करना। तो 5 की जगह चूंकि 2.5 हुआ तो आंसर भी आधा हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या होगा, 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थिति ऊर्जा कितनी हुई, 1000 जूल हो जाएगी। गुणा कर दीजिए 400 में 2.5 का 1000 जूल हो जाएगी, है ना। अब स्थिति ऊर्जा 1000 जूल आ गई कहाँ पे, 2.5 मीटर की ऊंचाई पर। इस जगह स्थिति ऊर्जा 1000 जूल है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अभी हमने पढ़ा ऊर्जा संरक्षण के नियम से कि स्वतंत्रता पूर्वक या मुक्त रूप से जब भी कोई पिंड गिरता है तो उसकी गति के प्रत्येक बिंदु पर स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। तो अब डेफिनेटली स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग नियत है, यांत्रिक ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं, तो वो 2000 जूल होना है। अब यहाँ स्थिति ऊर्जा कितनी है, 1000 यहाँ पे, तो 1000 अगर स्थिति जी हुई तो गतिज भी कितनी होगी, 1000 होगी। ठीक है ना, तभी तो उनका योग कितना होगा, 2000 होगा। तो आप चाहें तो ऐसे रीजनिंग से भी लिख सकते हैं कि चूंकि आधी ऊंचाई पर हम आने पर हम देखते हैं कि स्थिति ऊर्जा 1000 जूल है, तो अब जो है यांत्रिक ऊर्जा चूंकि 2000 जूल है, या स्थितिज और गतिज का योग 2000 है, तो स्थितिज 1000 है तो गतिज भी क्या होगी, 1000 होगी। या थोड़ा सा लिखकर व्यवस्थित तरीके से मैं बता देता हूँ कैसे होती होगी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि पिंड की जो कुल यांत्रिक ऊर्जा है वो स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग है, और वो गति के प्रत्येक बिंदु पर नियत रहेगी। मतलब गति के प्रत्येक बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, मतलब हमेशा क्या रहेगी, 2000 जूल रहेगी। अब 2.5 मीटर पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 1000 जूल है। तो 2.5 मीटर, अब देखिए स्थितिज ऊर्जा 1000 जूल है, लेकिन 2.5 मीटर की ऊंचाई पर देखिए, अगर इस लाइन को इस लाइन से मैच कीजिए,
5 मीटर की ऊंचाई पर जो यांत्रिक ऊर्जा होगी कितनी है? 2000 जूल। क्या होती है यांत्रिक ऊर्जा? स्थितिज धन गतिज। तो 2.5 मीटर की ऊंचाई पर भी यांत्रिक ऊर्जा कितनी होगी? 2000 जूल ही होगी, क्योंकि स्थितिज और गतिज ऊर्जा का जो योग होता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा होती है, वो बदलती नहीं है मुक्त रूप से गिरने के दौरान। वायु के घर्षण को तो हमने नगण्य मान लिया, वो बदलती नहीं है, तो 2000 है तो 2000 ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर स्थितिज कितनी है? 1000 है, तो स्थितिज की जगह 1000 लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1000 धन गतिज ऊर्जा बराबर 2000, और गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो 2000 में से 1000 को माइनस कर देंगे तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी 1000 जूल। अगर आप इतना भी नहीं लिखना चाहते हैं इस तरीके से, तो आप सिंपली इतना लिख दीजिएगा कि चूंकि प्रत्येक स्थान पर गतिज ऊर्जा जो है वो नियत है, तो यहाँ पर भी गतिज ऊर्जा चूंकि प्रत्येक स्थान पर यांत्रिक ऊर्जा नियत है, मतलब गतिज और स्थितिज का योग नियत है और वो 2000 है, तो स्थितिज 1000 है तो बची हुई गतिज होगी, तो वो भी कितनी होगी? 1000 जूल होगी। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।